हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आ गया हूँ आपके साथ में चैप्टर नंबर 1 के सभी ब्लू बॉक्स क्वेश्चन का सलूशन लेकर के। मैं आप सभी से पहले ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज की जो वीडियो है वो लंबी होने वाली है, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी चैप्टर 1 का जो सलूशन है वो एक ही बार में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बीच बीच में हल्की बहुत साउंड की जो इरिटेशन होती है जिसे हम एडिट कर दिया करते थे, अब वो थोड़ा सा इस वीडियो में आप लोगों को कवर अप करना पड़ेगा। पर आप लोग अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो ऑब्वियसली वो इग्नोर हो जाएगा। सो बी रेडी, अपनी रफ नोटबुक और अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए। शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सबसे पहला ही क्वेश्चन ब्लू बॉक्स क्वेश्चन से शुरू होता है, जो कि पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करी थी, जिसमें पूछा गया था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रब करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर हमने क्या कहा था कि मैग्नीशियम रिबन खुली हवा में पड़ा हुआ है। मैग्नीशियम रिबन, ये जो मैग्नीशियम की रिबन है ये मॉइस्ट एयर में पड़ा है, एक ऐसी हवा जिसके अंदर हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है। तो इस मॉइस्ट एयर की वजह से मैग्नीशियम ने क्या करा, प्रॉपर्टी दिखाई जिसको कोरिजन बोलते हैं, और इस कोरिजन की प्रॉपर्टी ने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन को जलने में बहुत ज़्यादा रेजिस्ट पैदा करा। रेजिस्ट मीन्स उसके रोकने की कोशिश करी। मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकने का रीज़न जो था वो ये कोरिजन था। कहने का मीन्स क्या है, मैग्नीशियम रिबन मॉइस्ट एयर में पड़ा था जिसकी वजह से मैग्नीशियम रिबन जलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा था। तो इस कोरिजन प्रॉपर्टी की वजह से हमें उस मैग्नीशियम रिबन को पहले रब करना होता है, ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की, या कई बुक्स के अंदर कार्बोनेट भी बोला गया है, कई बुक्स में कहा गया है कि मैग्नीशियम ने ऑक्साइड की लेयर बनाई, और कई बुक्स ने कहा है कि मैग्नीशियम ने कार्बोनेट की लेयर बनाई। ये बहुत ही रेयर केसेस में दिखा है, मैक्सिमम यही है कि मैग्नीशियम रिबन जो है अपने ऊपर ऑक्साइड का कोरिजन नेचर शो करने की वजह से अपने ऊपर ऑक्साइड का लेयर शो कर देता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करता है। और ऑब्वियसली उसको रिमूव करने के लिए ही हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को पहले रब करना होता है। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शंस दी गई है जिसको आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जो सबसे पहली एक रिएक्शन आपको दी गई है वो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हम लोगों ने इसकी ट्रिक बनाई थी जिसको सुपर ट्रिक नाम से भी जाना गया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सुपर ट्रिक नाम की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जो सुपर ट्रिक है वो इस मेथड को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती है। तो क्या कहा गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन मीन्स टू से H2, क्लोरीन मीन्स टू से Cl2, और बना क्या, HCl। अकॉर्डिंग टू ट्रिक अगर मैं बात करूं तो इधर हम A मानेंगे, इसे B मानेंगे और इसे C। तो ट्रिक के हिसाब से हमें इन्हें कंपेयर करना है। 2A इनकी मल्टीप्लाई इक्वल हो जाती है C के, 2B इक्वल हो जाता है C के। अब C की वैल्यू को 1 पुट करा तो 2A इक्वल्स 1, मतलब A की वैल्यू 1/2। सेम ऐसे ही 2B इक्वल्स टू 1 मीन्स B की वैल्यू भी 1/2। इनके अंदर जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 1/2 1/2 और इसको 1 माना, फ्रैक्शंस आ गई। फ्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, और ये हमारा 2 हो जाता है। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज टू बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला BaCl2, सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट Al2
SO4 थ्राइस, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या बन रहा है अब, बेरियम सल्फेट एंड AlCl3। ये तैयार हुआ हमारे पास, इसे बैलेंस करना है। फिर दोबारा से ट्रिक लगाया, BaCl2 BAl2 SO4 thrice give rise to CBaSO4 plus DAlCl3। कंपेयर करना है, बेरियम को लेते हैं, इधर बेरियम 1 है तो 1 बेरियम A है, उधर C है, बस पहली इक्वेशन। क्लोरीन के लिए आ जाइए, 2A इक्वल्स, उधर क्लोरीन कितना है 3 है, उधर 3D। फिर एल्यूमिनियम पे आ जाइए, 2B, एल्यूमिनियम उधर कितना है सिंगल D। और लास्टली सल्फेट पे आ जाइए, पूरे सल्फेट के लिए 3B, और उधर सल्फेट कितना है ओनली C। देखिए, मैं मानता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी उनको बहुत ज़्यादा होच-पोच लग रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अगर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को इजी वे में करना चाहते हैं तो सुपर ट्रिक नाम से जो मेथड है आप उसके थ्रू मूव ऑन हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको अभी भी नहीं समझ पा रहे, दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आपको उसको कवर करना चाहिए। मीन्स प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छे से आपका रिएक्शन सोल्व होने में मदद करेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ C भी 2 बार है, A भी 2 बार है, B भी 2 बार है और D भी 2 बार है। सब 2 टाइम्स होने की वजह से किसी को भी 1 लिया जा सकता है। C को 1 ले लिया तो फर्स्ट इक्वेशन से A क्या आ गया 1, C को 1 लिया A1 आ गया, A को 1 पुट करो सेकंड में तो D कितना आ जाएगा 2 × 1 3D, 3 यहाँ नीचे गया तो D कितना आ गया 2/3, D 2/3 आ गया तो B की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 2B इक्वल्स 2/3, B इक्वल्स 2/3 को मल्टीप्लाई करा 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल तो B की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब ये 3 वैल्यू और ये चौथी वैल्यू इनको पुट करते हैं। A की वैल्यू आई 1, B की वैल्यू आई 1/3, C की वैल्यू आई 1 और D की वैल्यू आई 2/3। फ्रैक्शन आ रही है, बार बार नीचे 3 आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो पूरी इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नीचे का 3 रिमूव हो गया, ये वाला 3 भी रिमूव हो गया और इधर हमारे पास क्या हुआ 1 3 3, इधर हमारे पास क्या हुआ 1 3 3। हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो इधर और इधर का जो 3 था वो खत्म हो गया हमारे पास में, और यहाँ 1 1 था तो वो 1 से मल्टीप्लाई होके 3 बन गया। दैट मीन्स आपकी जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन आई है वो ये है। चलिए अब आगे मूव होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद में आप लोगों से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ही है। कहा गया है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अभी क्या लिया था बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, पर अब क्या क्या कहा गया है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनको आपने रिएक्ट करवाया जिससे एक गिवन सोल्यूशन बना बेरियम सल्फेट का एंड सोडियम क्लोराइड का। इसको बैलेंस करके दिखाना है। क्या कहा गया, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, और बना क्या है रिएक्ट होकर के बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। आपको इसे बैलेंस करना है, सेम वही ट्रिक लगाते हैं, A B C D। बेरियम के लिए चेक करते हैं, A इक्वल है C के लिए, A इक्वल है C के लिए, ठीक है। क्लोरीन के लिए मूव करें, 2A 2A इक्वल हो जाएगा सिर्फ D के लिए। चलिए सोडियम पे आते हैं, 2B इक्वल हो रहा है D के लिए
और सल्फेट के लिए बात करें तो सिर्फ B इक्वल आ गया है C के लिए। तो वही सेम रीज़न, अगर आप किसी की भी वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर भी आंसर सेम निकल रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल की तरह मैंने C की वैल्यू को 1 पुट करा तो A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 1 आ गई, A की वैल्यू 1 आई तो सेकेंड इक्वेशन से D की वैल्यू 2 आ गई, 2 इंटू 1 2, इस वाली इक्वेशन से D की वैल्यू 2 आ गई तो B की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू पुट करी, ये नीचे गया तो 1 कैंसिल होकर के 1, तो B की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, C की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1। मीन्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बनी, 1 1 1 एंड 2 हो गई बैलेंस। तो जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ये रही। देखिए मैं मानता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है इसमें आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, कोई स्टोरी नहीं है। पर ध्यान रखिए ये जो वीडियो है ये वीडियो प्रॉपरली आपके माइंड को चेक कर रही है क्योंकि इसके अंदर आपके पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब सोल्व हो रहे हैं। तो आप अगर आपको लगता है मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, आप इक्वेशन देखिए, पॉज करिए, पहले खुद सोल्व करिए और फिर यहाँ से आंसर चेक कर लीजिए। तो मीन्स ऐसे कैसे कर सकते हैं आप इसको चेक करके पहले खुद सोल्व करके देखिए और फिर वीडियो के अंदर साथ के साथ चेक करती रहिए। वीडियो को पॉज करिए और जो गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आप लोग सोल्व कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखिए क्या कहा गया, सेकंड के अंदर स्टेटमेंट क्या बोला गया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH solution reacts with hydrochloric acid gives sodium chloride NaCl and water। आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, सिंगल ऑक्सीजन है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड ही नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सारे कंपोनेंट्स तो ऑटोमेटिकली बैलेंस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोडियम सिंगल है, 1 सोडियम, 1 क्लोरीन, 1 एंड 1 2 हाइड्रोजन, सिंगल ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें सिंपल आपको देखा गया है कि आप लोग पहले चेक भी करते हो या नहीं करते हो कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हमें इसको बैलेंस करने की नीड ही नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये खुद ही है, मतलब ये खुद एक बैलेंस्ड फॉर्म इक्वेशन है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू होगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन था सारा। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। देखिए ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में बहुत बार पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। क्या कहा गया, एक एलिमेंट X है जो यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉश मतलब सफेदी, वाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X इन अबव विद वाटर। मीन्स आपने पहला क्या क्वेश्चन बताना है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इस X का नाम बताओ, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब इस X को वाटर के साथ अगर मिक्स करवाएंगे तो क्या रिएक्शन होगी। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को समझा दूं, आप लोग जब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है जहाँ पर आप लोग क्विकलाइम के बारे में पढ़ चुके हो। तो मीन्स वहाँ पर वो जो क्विकलाइम बताया गया वो चूना पत्थर है।
क्विकलाइम क्या है? एक तरीके की सफ़ेदी है। तो जब भी वाइट वॉश वाली कोई बात आएगी तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो एलिमेंट यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए उसको क्विकलाइम कहा जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। मीन्स टू से कैल्शियम ऑक्साइड आपका बार बार यूज हो रहा है सफ़ेदी के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इस X एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, इसका नेम क्या है, क्विकलाइम इसका नेम है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर इसी एलिमेंट की रिएक्शन वाटर के साथ कर दी जाए तो क्या होगा? देखिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से 3 बातें पूछी जाती है कि इसका फॉर्मूला क्या है, बता दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड है। अब वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा? जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना बच्चे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें बेसिकली क्या शो करता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। एक्सोथर्मिक मींस जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है ना चूना पत्थर, तब हमारी यहां पे हीट रिलीज होती है। क्या कहा गया? हीट रिलीज होती है। दैट मीन्स यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां पे वो अपने साथ में एक्सोथर्मिक नेचर शो कर रहा है, वो हीट को रिलीज कर रहा है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बेसिकली ये मेंशन करके आना है कि जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक नेचर शो करता है, ये हीट को रिलीज करता है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सुस्त बिल्कुल नहीं होना, आपने अपने मन को ये समझाना है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आराम ही करना है। अभी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद रिलैक्स करना है। डोंट वरी, मैं समझता हूँ, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, बीच बीच में हमें भी गैप चाहिए होता है, पर आप लोगों ने अपने मन को कमज़ोर नहीं होने देना। आपने ये सोचना बस मुझे पढ़ना है, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन है, मुझे कुछ अच्छा स्कोर करना है, और अच्छे स्कोर के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन अदर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, नेम दिस गैस। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एक्सपेरिमेंट में से आया है, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस करा था हमारी रिसेंट वीडियो में, जिसमें मैंने डिकम्पोजिशन पढ़ाई थी। डिकम्पोजिशन वाली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन होती है जिसमें करंट का यूज होता है। तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या कहा गया था? एक बीकर है, उस बीकर में 2 उल्टे टेस्ट ट्यूब लगे हुए हैं, इन टेस्ट ट्यूब में रोड्स लगी हुई हैं, ये रोड बैटरी पे लगी हुई हैं, और बैटरी पे लग करके ये बेसिकली करंट को फ्लो करवा रही है। इधर वाटर फिल हुआ पड़ा है जिसके अंदर H2SO4 एसिड भी डाला हुआ है, और इधर दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स क्रिएट हुए हैं, गैस प्रोड्यूस हुई है। मींस वाटर को डिकम्पोज करा गया है, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। और इस रिएक्शन में हम लोगों ने समझा था कि वाटर को जब डिकम्पोज करा गया तो वाटर टूटा है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये थी वो रिएक्शन कि हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में इधर वाटर को तोड़ा गया है। तो आप लोग खुद देख पा रहे हैं उसने क्वेश्चन में कैसे पूछा है, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट ऑफ गैस हमारे पास में क्रिएट हुआ है, उस अमाउंट ऑफ गैस की जो मात्रा है वो डबल है दूसरी गैस से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे वाटर को डिकम्पोज करा गया, वाटर को यहाँ पे क्या करा गया? डिकम्पोज करा गया। और जब वाटर को डिकम्पोज करा गया तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है? डबल फॉर्म में है ना। हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? डबल फॉर्म में है। 2 to the 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिलीज हुआ है ना, और यहाँ पे कितना है? 2 1 2, यहाँ पे 2, तो 4:2 डबल हो गया ना ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स
केमिकल इक्वेशन जब हमने यहाँ पर देखी तो केमिकल इक्वेशन ने हमें ये बात बताई कि जब वाटर को डिकम्पोज करा गया तो जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल मात्रा में निकली है। क्यों निकली है? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो हाइड्रोजन का रेशियो है वाटर के अंदर वो डबल है। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बता रहा है कि कोई भी अगर कंपाउंड बन रहा है वो फिक्स्ड रेशियो में बन रहा है, उसकी रेशियो घटती बढ़ती नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जब वाटर बनता है तो हाइड्रोजन डबल ही होता है, तो डबल मात्रा में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हेन यू मिक्स द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड कि व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, नेम द कंपाउंड ऑफ प्रेसिपिटेटेड। सेकंड पूछा गया राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और थर्ड पूछा गया इज दिस आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये भी आपका एक्सपेरिमेंट से ही पूछा गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपकी 10th क्लास सीबीएसई के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटीज में दिए गए हैं वो सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, सब एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो वहीं से अराइज होना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पुट ऑन किया, ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जिसमें हमने लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट को मिक्स करा था पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये हमने मिक्स करा था और क्या कहा कि आपने जब ये रिएक्शन करी तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई थी, यहाँ पे आयंस की डिस्प्लेसमेंट हुई थी। और हम लोग क्या जानते हैं, जब भी आयंस की डिस्प्लेसमेंट होती है सोल्यूशन के अंदर, जब भी आयंस की डिस्प्लेसमेंट होती है उस डिस्प्लेसमेंट को डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। करेक्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है उसे। तो आयंस की डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जा रहा है। तो क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो लेड है ये आयोडीन के पास आ गया था, ये जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट के पास चला गया था। मींस कुछ ऐसा, और इसने हमें येलो कलर दिया था। लेड आयोडाइड ने क्या करा, लेड आयोडाइड ने हमें येलो कलर दिया। अब क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कौन सा कलर आया, येलो कलर आया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, कौन सा कंपाउंड बना जिसने हमें प्रेसिपिटेट दिया है, लेड आयोडाइड। क्या आया सेकंड, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड ने हमें क्या करा, हमें कंपाउंड दिया प्रेसिपिटेट का, कौन से कलर का था, येलो कलर का। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछे, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए लेड 1 है, लेड 1 है, ये करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, लेड ठीक है। नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट कितना है 2, पर यहाँ पर नाइट्रेट कितना है 1, नाइट्रेट 2 कर दिए। पोटेशियम कितना है 1, पर यहाँ पोटेशियम कितना है 2, तो पोटेशियम को भी 2 कर दिया। पोटेशियम 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। और आयोडीन भी कितना बन गया 2, और यहाँ पे आयोडीन कितना है 2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनी, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 पोटेशियम आयोडाइड गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। दैट मीन्स हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ये आपके सामने। और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस ऑब्वियसली आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ आयंस चेंज हो रहा है, और आयंस के चेंज होने को ही क्या कहा गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स जो हमारे पास में रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air and change into a white substance, magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in the reaction? देखिए क्या पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, हम सब ने इसकी रिएक्शन पढ़ी है। मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हम एक्चुअली पता है क्या होता है, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि हमें कंसेप्ट समझ में आने लग गया है, पर एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है और यही हमें लेकर डूबता है।
हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम पढ़ रहे हैं हमें अपने आप को बार बार ये समझना चाहिए नहीं हमें कुछ नहीं आता, नहीं हमें कुछ नहीं आता, हमें और स्टडी करना चाहिए, हमें और स्टडी करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम रिटन प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा बाय हैंड हम लिख करके देखते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे दिमाग में हमारा कंसेप्ट बैठता है। और इसी चक्कर में जब बच्चे ये सोच रहे थे हमें बहुत कुछ आ गया, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को मिस कर जाते हैं। और उसको मिस करने के चक्कर में क्या होता है, उनके जो ग्रेड्स होते हैं वो डाउन टूवर्ड्स जाते हैं। तो क्या बात हुई कि आप लोगों को जब पढ़ना है तब आपको ये सोचना नहीं मुझे बस अभी पढ़ना है, मुझे अब रिलैक्स के बारे में नहीं सोचना। और जब रिलैक्स करना है तब आप लोगों ने ये सोचना है कि हाँ अब मैं रिलैक्स करूँ ना, मैं पढ़ाई के बारे में तो नहीं सोचूंगा। मीन्स आपने दोनों बातों को एक साथ मूव करके चलना है। आपने रिलैक्स होना है तो सिर्फ रिलैक्स होना है, और आपने पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। तो आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के अंदर बर्निंग शो करी, मींस एयर के अंदर बर्निंग शो करी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी। ये ऑक्सीडेशन था या रिडक्शन था? आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझा, जिसमें आप लोगों ने ये समझा अगर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन डिक्रीज हो रही है, ये किसका कंसेप्ट है? ऑक्सीडेशन का। और अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन घट रही है, ये किसका कंसेप्ट है? रिडक्शन का। तो आप लोग नॉर्मली यहां देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम अकेला है और किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल रहा है। आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आप अपने फ्रेंड से जब मिलते हैं तो आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, आपकी नंबर ऑफ मेंबरशिप बढ़ गई ना, आप पहले एक थे अब दो हो गई ना। मीन्स आपकी जो वो फ्रेंड है, आपका जो वो फ्रेंड है, उसने आपके काउंटिंग को इंक्रीज करवा दिया। सेम वही तो हो रहा है, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो इसकी काउंटिंग में ऐड होगा। ऐड होने का मीन्स क्या है कि वो इसके साथ कोई नया कंपाउंड बनाएगा। और यहां पर क्या हुआ, मैग्नीशियम अकेला था और ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन आने का मीन्स क्या है? ऑक्सीजन बढ़ जाना। ऑक्सीजन बढ़ने का ही मीन्स क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाना। दैट मीन्स कि जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है बात कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Why does the color of copper sulfate change when an iron nail is dipped in it? क्या कहा गया कि जब आपने आयरन नेल को, आयरन मतलब Fe, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करा तो आपको कलर चेंज दिखा। क्यों? आयरन नेल को आप लोगों ने डिप करा कॉपर सल्फेट के अंदर, ऑब्वियस सी बात है केदारनाथ, बोल के देखिए मेरे पीछे पीछे, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, मरकरी सोना चांदी, और यहाँ कॉपर भी है, कॉपर मरकरी सोना चांदी। आयरन ये रहा, कॉपर ये रहा। आयरन स्ट्रोंग है, आयरन इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करवा देगा। देखिए ऐसे समझिए, मेरी ना क्लास में जैसे मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, वो बहुत हेल्दी है, मैं नाम नहीं लेता, मैं उसके फर्स्ट लेटर को लेट कर लेता हूँ, वाई है उसके फर्स्ट लेटर, और वो बैठ के वो जा रहा है बैठने के लिए एस के पास। एस उसका बेस्ट फ्रेंड है, और वाई जब एस के पास बैठने के लिए जा रहा है तो टी नाम का बेस्ट फ्रेंड उसके पास ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब वाई कब उस टी को उठाएगा? जब वाई के अंदर पावर होगी। तो वाई अब जाके बैठा, अब बैठने की कोशिश करेगा तो जगह नहीं है। अब वाई ने क्या करा? उस टी को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। तो ऑब्वियस सी बात है वाई के अंदर पावर है तो उसने टी को डिस्प्लेस करवा दिया। तो सेम वही बात, आयरन के अंदर पावर है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस करवा दिया। कॉपर को डिस्प्लेस करवा दिया, इसका मीन्स क्या हो गया कि कॉपर कमजोर है और आयरन स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए ये कॉपर यहाँ पे ब्लू कलर का था, आपसे पूछना चाहूंगा कॉपर सल्फेट का सेकंड नेम क्या था? कौन सा विट्रियोल है ये? ब्लू विट्रियोल। याद रखना है आयरन सल्फेट ग्रीन विट्रियोल है और कॉपर सल्फेट ब्लू। अब देखिए क्या हुआ, आयरन डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, दैट मीन्स टू से आयरन सल्फेट बनेगा। यस और नो? आयरन सल्फेट तैयार हो रहा है, FeSO4 तैयार हो रहा है। और हम सबको पता है कि जो FeSO4 है, FeSO4 का जो क्रिस्टल था हमारे पास में ग्रीन कलर का था ये, इसी वजह से ये जो ब्लू कॉपर सल्फेट है
ये ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर जो था वो रिलीज हो चुका है। तो जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था ये ग्रीन कैसे हो गया, उसका रीजन क्या है कि आयरन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करी है कॉपर सल्फेट के अंदर और कॉपर को उठा करके बाहर फेंक दिया है सॉलिड फॉर्म में। इस वजह से जो ये आयरन सल्फेट बना ये ग्रीन कलर का था। आई होप अभी तक तो आप लोगों को सुस्ती नहीं चढ़ी होगी। अभी तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है। देखो, अगर अभी से ही अभी आप डाउन होने शुरू हो जाओगे तो कैसे कवर होएगा सिलेबस। अभी तो हमने शुरू करा है, अभी तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी एक्सरसाइज पे तो एंटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन ब्लू बॉक्स का, इसके बाद में एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ एंटर मूव ऑन करेंगे हम लोग। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। क्या बात बोली गई है कि आप लोगों ने एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देना है, अदर देन अलावा, किसके अलावा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अभी अभी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन करी थी इन दोनों के बीच में, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के बीच में, जिनकी रिएक्शन होकर के क्या आया था? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये आया था हमारे पास में। तो हम लोगों ने अभी अभी जो ये करा, उसने कहा इसके अलावा आप एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करें। तो देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम शो कर सकते हैं वो क्या हो सकता है? सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेशन का सेकंड एग्जांपल है। या फिर इसके अलावा जो अभी अभी हमने अबव द क्वेश्चंस में करी, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये वाली रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन ही क्या कर रही है? ये दोनों रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट शो कर रही हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट होके क्या आएगा? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। यहां क्या आएगा? लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। पर अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम कौन सी 3 खास बातों का याद रखना चाहिए? यस करिए जल्दी, कमेंट करके मुझे बताइए कौन सी ऐसी 3 खास बातें हैं जिनको आप लोगों को केमिकल रिएक्शन करते टाइम ध्यान रखना होता है। यस, आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर ये एक्सप्लेन करा गया था कि नीचे उसका नेम होना चाहिए, साइड में उसकी स्टेट होनी चाहिए। जैसे ये दोनों एक्वस है, ये भी हमारा एक्वस सोल्यूशन में हो रहा है, ये भी हमारा सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है, और ये जो दोनों आ रहे हैं इसमें से जो हमारे पास AgCl है ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट बनेगा ना, ये जैसे लेड नाइट्रेट का प्रेसिपिटेट बना था, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड। पर ये जो बाकी जितना भी हमारा सॉल्यूशंस है ये सब एक्वस फॉर्म में। तो सिल्वर नाइट्रेट यहाँ एक्वस, सोडियम क्लोराइड यहाँ एक्वस, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, सोडियम नाइट्रेट एक्वस। तो जब भी आप एग्जाम के अंदर अपनी केमिकल इक्वेशन को लिखकर आएंगे तो आप लोगों को इन 3 बातों का खास ध्यान रखना है। नीचे आपके फॉर्मूले के उसका नेम होना चाहिए, उसकी स्टेट होनी चाहिए और वो बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब आ चुके हैं हम हमारे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू होंगे। एक बार लंबी सी ब्रेथ ले लीजिए ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आज आप। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके देख रहे हैं। मेहनती तो आप हैं, तभी तो आप ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चलते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। आपने क्वेश्चन के अंदर जो गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। देखिए, सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और सोडियम ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्वेश्चन क्या पुट आउट किया गया है यहाँ पर? क्वेश्चन पूछा क्या गया है हमसे कि पता करना है इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, अकेला है। देखो, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का मिल जाना।
ऑक्सीडाइज होने का मीन्स ही क्या है कि ऑक्सीजन का मिल जाना। रिड्यूस होने का मीन्स क्या है, ऑक्सीजन का घट जाना या हाइड्रोजन का मिल जाना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही देखना है, जिसको ऑक्सीजन मिला वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी ऑक्सीजन घटी वो रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए सोडियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, अब सोडियम को ऑक्सीजन मिल गई, सोडियम को ऑक्सीजन मिली तो सोडियम ऑक्साइड हो गया। दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वेश्चन सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। आते हैं सेकंड पर, यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, इसकी जब रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुई तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई कॉपर से। कॉपर ऑक्साइड की जब रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुई तो कॉपर अब अकेला रह चुका है। अकेला रहने का मीन्स क्या है, इसकी ऑक्सीजन जा चुकी है। ऑक्सीजन जाने का मीन्स क्या है, ऑक्सीजन घट चुकी है। और ऑक्सीजन घटने का मीन्स क्या है, कॉपर यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ना मीन्स टू से ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीजन घटना मीन्स टू से रिड्यूस्ड। दैट मीन्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, आपके सेकंड क्वेश्चन के अंदर कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के ब्लू बॉक्स क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। कई सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि आज तो सर ने लपेटे में ले रखा है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। डोंट वरी बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में रिवीजन चल रही है इस पूरे चैप्टर के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, आज आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोग 95 स्कोर करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग सीरियसली 95% स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या फॉर्मेट अप्लाई करना होगा कि आपको 95 प्लस मार्क्स मिल जाए। देखो, अगर आपको 95% प्लस मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक को ही कवर करना होगा। आपको सबसे पहले आपकी सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की ही बुक को आपको पढ़ना होगा। उसके हर एक एग्जाम्पल, उसके हर एक क्वेश्चन और उसकी रीडिंग, इन तीनों बातों को आपको मस्ट, बहुत ज़रूर, हैव टू जैसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब आपको नीडफुली बहुत ज़्यादा ध्यान से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और रीडिंग ये बहुत ध्यान से करना है। इसके अलावा आप लोगों को सैम्पल पेपर्स कवर कर लेने चाहिए सीबीएसई के। आप लोगों को सीबीएसई सैम्पल पेपर अलॉट करवाती है। इन सैम्पल पेपर्स को आप लोग टीचर की हेल्प से या फिर खुद परचेज करके, और नहीं तो इस चैनल पर भी आपको सैम्पल पेपर्स अभी सोल्व करवाए जाएंगे। जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाएंगे तो इसी आपके चैनल पर आप लोगों को सैम्पल पेपर्स भी सोल्व करवाए जाएंगे। अभी इसके बाद जो वीडियो बनने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम लोग वो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो बोर्ड ने हमें पिछले 10 ईयर्स में दिए हैं। देखो, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करने का मतलब क्या है, आपने मॉक टेस्ट कवर कर दिया। मॉक टेस्ट क्या है, पुराने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। तो आपने मॉक टेस्ट ही कवर कर दिया, ऑब्वियस सी बात है। मॉक टेस्ट मीन्स उससे क्या कि हमारे पास में जो पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो उनके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। जो चैप्टर 1 के पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं सन के अकॉर्डिंग, मैं सन लिखूंगा स्पेशली कि कौन से सन में आए ये, तो उन 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चे, अगर आपको 95% सोल्व करना है, अगर आपको 95% स्कोरिंग पे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एनसीईआरटी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ पास होना है, ऐसे ही हो जाएगा, देखो बच्चे, आज मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों ने अब मेहनत कर ली तो आपको भविष्य में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर अगर आपने आज अपने आप को लूज छोड़ दिया तो आपको भविष्य में मेहनत करने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। अगर आप आज अपने आप को रिलैक्स मोड में रखना चाहते हैं तो भविष्य में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और अगर आप आज मेहनत कर जाते हैं तो भविष्य में आपको रिलैक्स ज़रूर मिलेगा। चलिए चलते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑप्शन टाइप है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया है। क्या पूछा गया है इसमें, एक रिएक्शन दी है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन,
सॉलिड लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड की गैस बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बना रहा है, और ऑप्शंस दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए, लेड ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्ट हो रहा है और लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को समझ लीजिए। ये लेड ऑक्साइड कॉपर से रिएक्ट कर रहा है। पहली बात क्या मिल गई कि लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कॉपर से, ठीक है। दूसरी बात क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीजन देख पा रहे हो आप, कम हो गई। तो लेड ऑक्साइड, बड़े ध्यान से देखना है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पे लेड और ऑक्सीजन दोनों है ना, दैट मींस लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। तीसरा क्या हुआ, कार्बन, ध्यान से देखिए, कार्बन क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कार्बन के पास हमारे पास ऑक्सीजन आ चुकी है, कार्बन अकेला था, कार्बन ऑक्साइड हो चुका है। तीसरी बात क्या आ गई, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। मींस ये तीन बातें हो रही हैं हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रही है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड रिड्यूस्ड हुई है, नहीं, कौन रिड्यूस हुई, लेड ऑक्साइड। सेकंड क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड हुई थी ना, ऑक्सीडाइज कौन हुई है, कार्बन हुई है, पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन हुई है, यस, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है ना। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुई है हमारे पास में। दैट मींस जो हमारा थर्ड ऑप्शन है और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। दैट मींस हमारा जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर है वो क्या है कि हमारी जो स्टेटमेंट नंबर सी और जो स्टेटमेंट नंबर डी है ये करेक्ट है, पर उसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है, इनकरेक्ट। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आयरन ऑक्साइड reacts with aluminium gives aluminium oxide and iron। देखिए यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि ये हमारे पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने क्या करा, आयरन को डिस्प्लेस करवा दिया। यहाँ पे एलिमेंट ने सॉल्यूशन के अंदर से हमारे दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करवा दिया। ऐसी रिएक्शन को क्या कह रहे थे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ पे एक एलिमेंट सॉल्यूशन के अंदर से हमारे दूसरे एलिमेंट को, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हमारे वीकर एलिमेंट को डिस्प्लेस करवा दे, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कह रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो अबव रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर डी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फर्स्ट में आंसर आया था फर्स्ट ए एंड बी इनकरेक्ट, और इसमें हमारा आंसर आया डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमारे पास ऑप्शन टाइप ही है कि आयरन को हम लोगों ने क्या करा, HCl एसिड के अंदर डलवा दिया। आयरन कौन है, मेटल, आयरन कौन है, मेटल है, मेटल को एसिड के अंदर डलवा दिया। और आप सबको पता है जब भी मेटल एसिड के अंदर डाला जाता है तो सोल्ट तैयार होता है और हमारे पास में हाइड्रोजन की गैस रिलीज होती है। देखिए क्या कहा गया, मेटल ने रिएक्ट करा है एसिड के साथ में, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, आयरन रिएक्ट विद HCl। मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं एक बार, आयरन रिएक्ट विद HCl, तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड
और हाइड्रोजन की गैस। तो अब चेक करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ चुका है। आयरन जब HCl के साथ मिला तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन की गैस रिलीज हो गई। पर एक बार बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्लोरीन तो निकली ही नहीं, हाइड्रोजन निकली। थर्ड ऑप्शन नो रिएक्शन टेक प्लेस। नहीं, रिएक्शन तो होगा। क्या सीरीज पड़ी थी? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। आप लोग इसको जितना बार बार रीड करेंगे उतना ही रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होगी, और इसको लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं आयरन कितना नीचे, हाइड्रोजन कितना नीचे है और आयरन उससे 2 स्टेप्स अबव है। दैट मीन्स आयरन स्ट्रॉन्ग है तो डिस्प्लेसमेंट तो होना ही था। और लास्ट क्या बोला? आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस। ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन होगी तभी तो वाटर प्रोड्यूस होगा ना। ऑक्सीजन ही नहीं है फिर वाटर कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा? दैट मीन्स कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, ये घड़ी भी टल जाएगी। कहा जाता है ना, एक बार अर्जुन ने ऐसी बात कही कि हे माधव, आप ऐसी बात हमें बताएं कि जिसको मैं दुख में याद करूं तो मुझे खुशी मिले और जिसको मैं सुख में याद करूं तो मुझे दुख मिले। तब भगवान ने ऐसा कुछ सेंटेंस कहा कि ये समय भी टल जाएगा या ये समय भी बीत जाएगा। तो ऐसे ही समझिए, अभी मेहनत की घड़ी है, अभी आपको मेहनत करनी है, अभी जज्बे से अपने आप को ताकतवर रखना है, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखना है और भविष्य की अच्छी कामना के लिए अब मेहनत करनी है। बिल्कुल भी रिलैक्स मोड में नहीं जाना। यही घड़ी है आपको करके दिखाने के लिए, यही समय है आपके पास करने के लिए। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कौन किस टाइम देख रहा है, बट मैं इतना जानता हूँ जब जागते हैं तभी सवेरा होता है। तो बिल्कुल भी आलस में नहीं आना, बिल्कुल भी रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ठाननी है और मेहनत करते चले जाना है। ऑब्वियस सी बात है कि फिर सफलता कदम भी चूमती है। तो देखिए क्या कहा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इजी कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। व्हाई शुड वी कीप अ इक्वेशन इन बैलेंस्ड फॉर्म। हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। देखो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलता हूं, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट इन रिएक्टेंट के अंदर जब मॉलिक्यूल, एलिमेंट या कंपाउंड इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड इन प्रोडक्ट के, क्या कहा, जब रिएक्टेंट के अंदर के मॉलिक्यूल और एलिमेंट इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल और एलिमेंट के इक्वल, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इक्वल्स है, इक्वलिटी शो कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर हो रहे हैं, किसके, प्रोडक्ट के। इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी नीड क्या पड़ी, क्यों हमें ऐसा करना है। आप लोगों ने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझा था। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से आज आप लोगों के पास में केमिकल इक्वेशन है। एंटोनी लेवोशियर को अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ करना था, इस वजह से उसे इस कंसेप्ट को लाना पड़ा जिसको केमिकल इक्वेशन के नाम से आप लोग जानते हैं। अगर ये केमिकल इक्वेशन ही ना होता तो ये सब पता ही ना लग पाता। तो इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंप्लीटली एग्जिस्ट करवाने के लिए, उसको प्रॉपर वे में अटेन करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए हम लोगों को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना कंपलसरी है। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो यही इसकी ज़रूरत है। चलिए
आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ट्रांसलेट करना है वर्ड इक्वेशन को। मैंने आपको हमारी सुपर ट्रिक से आई थिंक सेकंड वीडियो डाउनवर्ड थी कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब हम रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में लिख देते हैं वो वर्ड इक्वेशन बन जाती है। तो वही आया, ट्रांसलेट करना है इन्हें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। गिवन जो स्टेटमेंट है इनको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसलेट करके इनको बैलेंस करना है। फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बहुत इजी रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। देखिए बहुत इजी है, देखते ही पता लग रहा है। हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है। अगर आप ट्रिक लगाना चाहें तो ट्रिक भी बहुत इजीली लग रही है, ABC। हाइड्रोजन के लिए A इक्वल है 3C के, और नाइट्रोजन के लिए जो B है वो इक्वल है C के लिए। दैट मीन्स कि अगर आप 1 पुट करते हैं तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और C की वैल्यू 1। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है। फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। सेकंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन या सेकंड वो इक्वेशन जिसे हमें बैलेंस करना है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस है जिसको बर्न करा गया एयर के अंदर, और क्या बना है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 3। तो आइए ट्रिक लगाते हैं, ABCD। इसे ट्राई करने की कोशिश करिए। देखिए आप लोग इसे सोल्व कर पाते हैं नहीं, अपने आप को चेक करिए। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। देखिए हाइड्रोजन के लिए 2A इक्वल है 2C के, सल्फर के लिए A इक्वल है D के लिए, ऑक्सीजन के लिए 2B इक्वल है C प्लस 2D के। एक यहाँ पे है ना और एक यहाँ पे है, तो अब A को भी 1 पुट कर सकते हैं, C को भी 1 पुट कर सकते हैं, पर A को 1 पुट करने पे हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। तो A को 1 पुट करा, 2 1 2, 2C, 2 से 2 कैंसिल, C की वैल्यू क्या आ गई 1, A की वैल्यू भी 1 है। A की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, 1 इक्वल टू D, D भी क्या आ गया 1, D और C की वैल्यू को पुट करिए, 2B इक्वल्स 1 प्लस 2 मतलब 3, और B कितना आ गया 3/2। B आ गया 3/2, A आ गया 1, C आ गया 1 एंड D आ गया 1। 3/2 फ्रैक्शन लेस करना है। फ्रैक्शन लेस करने का मीन्स क्या है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 एंड 2 हो गई बैलेंस। हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये रही। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन हम पहले ही ब्लू बॉक्स क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, पर डोंट वरी, आप लोग स्पीड इंक्रीज करके भी इसे कवर कर सकते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसे बैलेंस करना है। पोटेशियम सिंगल है, पोटेशियम सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है।
अरे कितनी खुशी आई होगी, है ना? शुक्र है, हौश, एक क्वेश्चन तो कम हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। नहीं बच्चे देखिए हाइड्रोजन 3 है आप लोगों के सपनों में पानी फेरा गया है कि आपको इसे सोल्व करना ही होगा 2 हाइड्रोजन है और यहाँ कितने हैं? 3। ध्यान से देखिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कोई बात नहीं। चलिए A B C D। चलिए पोटेशियम के लिए बात करें तो A इक्वल हो जाएगा C के, हाइड्रोजन के लिए बात करें तो 2B इक्वल हो जाएगा C प्लस 2D के, ऑक्सीजन के लिए बात करें तो B इक्वल हो जाएगा C के। बहुत सिंपल है, C की वैल्यू को 1 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, AB क्या आ गया 1, थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग BB क्या आ गया 1, इन दोनों के वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में पुट करो 2B C प्लस 2D के, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 2 1 2, 1 माइनस करा 2D, 1 बचा, 2 डिवाइड में आ गया, D की वैल्यू क्या आ गई 1, D की वैल्यू क्या बनी 1, और बाकी सब की वैल्यू क्या आई थी 1 1 आई थी। फ्रैक्शन लेस करना है तो जो फ्रैक्शन में है उससे हमें डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करने का मीन्स क्या है, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ भी आएगा, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बनी 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स 2 वाटर, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 molecules means to say a single molecule of हाइड्रोजन गैस। ये बनी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देख सकते हैं आपको 6 सम दिया गया है जो आपको 4 बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दे रहा है, और मेरी अगर आप सजेशन माने तो इन 4 इक्वेशंस को आप लोगों को कवर करके देखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको होमवर्क नहीं मिलेगा तो आपको समझ क्या आएगा। आप लोगों ने इस मेथड को सीख लिया, इस मेथड को अप्लाई भी तो करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशंस ही दी गई हैं। इक्वेशंस देने का मीन्स क्या है कि आपको सोल्व करना है, बस मेथड अप्लाई करना है। तो आपको इन चारों को अप्लाई करके देखना है। अब मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। बैलेंस करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। क्या कहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था आपके पास और कार्बन डाइऑक्साइड था, इन्होंने आपस में रिएक्ट करा और कैल्शियम कार्बोनेट बना एंड वाटर रिलीज। देखिए काउंट करते हैं पहले, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम। तो ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है जो हमें मिल रही है गिवन इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। ये हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन में है, दोनों तरफ हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकंड पे आते हैं, जिंक मेटल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर मेटल। ये क्वेश्चन है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ एंड जिंक नाइट्रेट दे रहा है एंड सिल्वर दे रहा है। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रेट कितना है 2, तो 2 का मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई करते ही दोबारा काउंट करो, जिंक 1 है, जिंक 1 है, नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट 2 है, पर सिल्वर भी कितना है 2, हो गई बैलेंस। तो ये हमारी सेकंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। आते हैं थर्ड की तरफ, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर।
है थर्ड में एल्यूमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है, पर यहाँ क्लोरीन कितना है 2, तो 2 3 दा 6, तो यहाँ पर 3 लग गया। क्लोरीन कितना हो गया 6, तो यहाँ 2 लगा लीजिए। क्लोरीन 6 एल्यूमिनियम 2, तो 2 और कॉपर 3, तो 3। देखिए बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि ये तो बहुत फास्ट हो गया, तो अब ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर क्लोराइड, सी एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड डी कॉपर। तो देखिए एल्यूमिनियम को कंपेयर करिए, ए इज इक्वल्स टू सी, कॉपर को कंपेयर करिए, बी इक्वल्स टू डी, कॉपर के साथ वाले क्लोरीन को कंपेयर करिए, 2b इक्वल्स टू 3c। तीनों एलिमेंट्स हो गए। अगर हम c की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, a 1 हो गया। अगर c की वैल्यू को 1 पुट करा, c की वैल्यू को यहाँ भी 1 पुट करेंगे, 2b इक्वल्स हो गया 3 के, और b इक्वल हो गया 3/2 के, b भी आ गया। b की वैल्यू को यहाँ पुट करा तो db क्या आया 3/2, b क्या आया 3/2, db क्या आया 3/2, और यहाँ क्या क्या था 1 और 1। अब फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 2 आ गया, मल्टीप्लाई करा जब, यहाँ 2 हट गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ 2 हट गया, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बनी। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत सारा ऐसा महसूस हो रहा है कि इतनी ज़्यादा इक्वेशंस को बैलेंस करके हम कहाँ जाएंगे। देखिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जितना ज़्यादा आप लोग इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मीन्स यहाँ पर आप जितना इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, जो ऑलरेडी हम लोग एक बार देख चुके हैं, पर डिफरेंट फॉर्म में। क्या पूछा गया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट, और पहले क्या था सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट, और क्या मिला है बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। देखिए बड़ा इजी सा स्टेप है, बहुत इजी। बेरियम सिंगल है, बेरियम सिंगल, सल्फेट सिंगल, सल्फेट सिंगल, क्लोरीन भी 2 और पोटेशियम भी 2, पोटेशियम ये रहा, क्लोरीन ये रहा, दोनों के दोनों 2 हैं, तो इसके आगे में 2 लगा दो, बस हो गई बैलेंस। कितना सिंपल था। अरे पागल, दिमाग यहाँ नहीं, दिमाग तो रिलैक्स होने में। थोड़ा सा अपने आप को गेटअप करो तो बहुत इजीली सोल्व हो रहा है। देखिए ये जो आपको एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस दिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मेहनत को चेक करने के लिए कि आपको ये चैप्टर आया भी है या नहीं, बस इस चीज़ के लिए है। बिल्कुल भी रिलैक्स मोड में नहीं जाना, अपने आप को एक्टिव रखना है, बार बार बहुत बार एक्टिव रखना है, जितना कोशिश हो बार बार एक्टिव रखो। आप लोगों को एक ट्रिक बताऊं, अगर आपको पढ़ाई करते टाइम नींद आती है ना, तो थोड़ा सा चीनी वाला पानी रखा करो, मीठा पानी रखा करो, या कुछ भी मीठा रखा करो साथ में, क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं ना, तो हमारे जो मसल्स होते हैं ना, और जो ब्रेन के साथ जुड़ी नर्व्स होती हैं, ये एक्टिव फॉर्म में चली जाती हैं। जो ये आपको सुस्ती आ रही होती है ना, मीठा खाने की वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी आप पढ़ने बैठो, साथ में या तो हल्का कुछ मीठा रखा करो, या फिर कुछ सिरप वाला वाटर रखा करो, ये आपको एक्टिव रखेगा। तो क्लास मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। That is, what do you mean by एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? इसके ऊपर ब्रीफली हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है,
और इसको हमने अपनी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर भी कंसीडर करा है कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं जिसके अंदर हमारी हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज क्यों होती है? क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है वो हायर लेवल पर होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो लो लेवल पर होता है। हाई से लो आने पर एनर्जी फालतू पड़ जाती है, फालतू एनर्जी को निकलना पड़ता है, और ये नेचर का रूल है कि कुछ भी हमारे पास फालतू एनर्जी की फॉर्म है, एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म है, तो वो सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर अपने अंदर कंटेन करवा लेता है। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में हीट की नीड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि रिएक्टेंट लो लेवल पे होता है, प्रोडक्ट हाई लेवल पे होता है, लो से हाई तक जाना है। लो से हाई तक जाने के लिए रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी बढ़ानी है तो क्या? एक्सटर्नल एनर्जी ऐड करवानी पड़ेगी, और एक्सटर्नल एनर्जी ऐड करवाने का मीन्स ही क्या है? नीड ऑफ एनर्जी। दैट शोज यू कि द गिवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब क्या कहा गया? एग्जाम्पल देकर बताइए। ओह माय गॉड, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एग्जाम्पल देकर के बताइए। देखिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए एग्जाम्पल देना है। एंडोथर्मिक का मीन्स क्या है? जहां पर हम लोगों को हीट देनी पड़ेगी, और एक्सोथर्मिक का जहां पर हम लोगों को हीट रिलीज होगी। अभी अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज हुई थी, ये एक्सोथर्मिक है। कार्बन को आग लगा दो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसमें भी क्या हो रही है? यहां पर हीट रिलीज हो रही है। ये दोनों एग्जाम्पल किस चीज के हैं? ये दोनों ही एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की, नाइट्रोजन को बर्न करना है, तो बर्न करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हीट देनी पड़ेगी, और बर्न करने के लिए नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के लिए जब हीट देनी पड़ी तो नाइट्रोजन की हमारे पास ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनी। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, क्योंकि तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग है, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हीट देना कंपलसरी होता है। ये ऑलरेडी बॉन्डेड है, इनके बॉन्ड्स कम होते हैं, पर यहाँ पर नाइट्रोजन की 4th चैप्टर में जब कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला कैसे है। तो इसको बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आप लोगों को हीट देना कंपलसरी हो जाता है, जो क्या दिखाती है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट शो कर रही है, और तब क्या बना रही है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हमें क्या दे रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why is respiration considered as an exothermic reaction? देखिए, वैसे तो इसकी वीडियो भी अपलोड हुई है, पर आपको फिर भी मैं बता दूं, हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं, हमें जीना है तो हमें खाना ही पड़ेगा, और जब भी हम खाना खाते तो हमारे पेट के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को बॉडी डाइजेस्ट भी तो करेगी ना, तो ये जो डाइजेशन है, इस डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी को सांस लेना पड़ता है, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। वो ऑक्सीजन हमारी नाक से हमारी बॉडी में गई, और जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई तो जो वो ग्लूकोज थी, उस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, और मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी फ्यूल हो अगर वो जलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स ग्लूकोज को जब रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन मिली तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक हो गया, फ्यूल की तरह बिहेव करा उसने, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करी। और आप सभी को पता है जब प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में से कौन सी कहलाती है? एक्सोथर्मिक। इसी वजह से जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये किसके अंदर कंसीडर हो रही है? एक्सोथर्मिक के अंदर। रेस्पिरेशन क्वेश्चन से कईयों के मन में बात आई होगी, अरे सर आप लोगों ने परेशान कर रखा है, ना खुद रिलैक्स होते ना हमें रिलैक्स करने देते। कोई बात नहीं बच्चे,
थोड़ी सी समय की बात है, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जाया जाएगा, पर पहले मेहनत कि सर आपने परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, 4-5 बस, ज़्यादा नहीं। 11th, वाई आर decomposition reaction is opposite of combination reaction, write equation for these reaction। क्या कहा गया कि आपने प्रूफ करके दिखाना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 3-4 रिएक्टेंट्स मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जैसे ये रही, ये तो हीट हो गई, ये क्या हो गया, अब सिंगल रिएक्टेंट हो गया। सिंगल रिएक्टेंट का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पर डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, मल्टी प्रोडक्ट्स में। दैट मीन्स कि यहां पर क्या हो रहा है कि कंबाइन हो रहे हैं मल्टी रिएक्टेंट्स, किसमें, सिंगल प्रोडक्ट में। पर इसमें जब हम डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं तब हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है मल्टी प्रोडक्ट्स में। इसी वजह से ये कहा गया है कि जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो अपोजिट है डिकम्पोजिशन के। ये एग्जाम्पल दिखा रहा है कॉम्बिनेशन का और ये एग्जाम्पल दिखा रहा है डिकम्पोजिशन का, जो किस बात के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए रिएक्टेंट डबल है, मिलकर के सिंगल हुआ, पर यहां पर रिएक्टेंट सिंगल है और मिलकर के डबल हुआ। इसको अगर ऐसे अपोजिट कर दूं सेम सेम दिखेगा दोनों, पर हो क्या रहा है, कॉम्बिनेशन में मिलकर के सिंगल बन रहे हैं और डिकम्पोजिशन में टूट करके मल्टीपल बन रहे हैं। मल्टीपल से सिंगल, पर सिंगल से मल्टीपल। इसी वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अपोजिट बताया गया है। क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चे, हमने अभी डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन करा था, जो हमारी 40 मिनट्स की कोई वीडियो थी। इसके अंदर हमने तीनों टाइप की डिकम्पोजिशंस को बहुत डीपली पढ़ा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप वहाँ से कवर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने वहाँ से नोट्स प्रिपेयर करा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास ईजिली मिल जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगा। यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, पर जितना डीप वहाँ पे समझाया गया उतना डीप यहाँ नहीं हो पा रहे। मीन्स कि अगर हम इसको एक एक क्वेश्चन को इतना डीप करेंगे, जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम एनसीईआरटी के टॉपिक से कवर कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी ना। यहाँ पे तो सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन वाली वीडियो से कवर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया भी है। क्या कहा, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम सबको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एलिमेंट और एक सॉल्यूशन के बीच में एग्जिस्ट करती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में होती है, मतलब ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन होते हैं और इधर सॉल्यूशन के साथ साथ एलिमेंट भी होता है। सेकंड, यहाँ पर एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को, है ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, पर इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इधर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयंस का, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। थर्डली, इसमें हमारे पास सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट करते हैं
इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें सॉलिड और लिक्विड रिएक्ट कर रहे हैं, बट इसके अंदर आयनिक सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं, इसके अंदर आयनिक सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं। देखिए मैं अभी भी बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के बिहेव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों को इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। अब एग्जाम्पल दे करके दिखाते हैं। आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट में, आयरन क्या है सॉलिड, कॉपर सल्फेट क्या है सॉल्यूशन, मिल करके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि, और कॉपर सॉलिड है जो कि रिलीज करवा रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हमारे पास में दोनों ही सॉल्यूशन होंगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। क्या बना, सिल्वर अब डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल देखते हैं। बेरियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, क्या रिलीज हो रहा है, बेरियम सल्फेट डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, और जिंक क्लोराइड। दैट मीन्स कि भाई हमारे पास में यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे सॉल्यूशन में से किसी को डिस्प्लेस करवा रहा है, और यहाँ पर दोनों ही सॉल्यूशंस हैं और दोनों सॉल्यूशंस आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं आयंस का। तो ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। इसको आप लोग उतार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिफाइनरी ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या करना है हमें, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से कॉपर की डिस्प्लेसमेंट शो करके सिल्वर को अलग करना है। बहुत इजी है, कॉपर की रिएक्शन करवानी है सिल्वर नाइट्रेट में से, कॉपर सॉलिड होगा, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, कॉपर डिस्प्लेस करवा देगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास में सिल्वर रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में यही पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके दिखाइए, किसमें, कॉपर में और सिल्वर नाइट्रेट में, जिससे क्या करना है, सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करके दिखाना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करनी है। बेसिकली इस रिएक्शन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कवर कर चुके हैं, तो इसका आंसर वहाँ पर हमारे पास है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन टर्म गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप लोगों ने क्या करके दिखाना है, आप लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके दिखाना है कि ऑक्सीजन का जो रिलीजिंग है मतलब लूजिंग है, और ऑक्सीजन का जो गेनिंग है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कैसे होता है। देखिए, कार्बन लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, उसने एग्जाम्पल के थ्रू कहा है, एग्जामिनर ने एग्जाम्पल के थ्रू एग्जामिन करने के लिए कहा है, कॉपर सिंगल है और यहाँ आकर कॉपर रिएक्ट कर गया तो ऑक्सीडेशन हो रही है। अभी अभी हमने रिएक्शन करी थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हीट के साथ। देखिए, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या करा, वैल्यू को बढ़ा लिया, यहाँ भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में आए तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर अकेला रह जाएगा और वाटर रिलीज हो गया। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन घट गई, तो ये क्या है, रिडक्शन, लूज ऑफ ऑक्सीजन।
अबव रिएक्शंस में क्या दिखा रहे हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां गेन हो गई, यहां गेन हो गई, पर यहां क्या दिखाया, लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको एग्जांपल के थ्रू ये बात बतानी थी कि गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे शो करती है, क्योंकि लूज ऑफ ऑक्सीजन ही क्या है, रिडक्शन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या है, ऑक्सीडेशन है। आप लोगों को बता दूं, अब जस्ट हमारे पास में 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसमें से एक लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन जो है कोरिजन और रेंसिडिटी, ये हम लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक बना रखा है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास वहाँ पर है। पर अब हमारे पास जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो 3 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 17th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग, देखिए ब्राउन कलर का एलिमेंट है और उसको जब हीट करते हैं वो ब्लैक हो जाता है। हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर करा था और आपके फर्स्ट चैप्टर में जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो कॉपर है। इस कॉपर को जब ऑक्सीजन में हीट करा तो ये ब्लैक कलर का हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इस कॉपर को जब हम लोगों ने हीट करा तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड तैयार हुआ। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, नेम द एलिमेंट एक्स। एलिमेंट एक्स कौन है, कॉपर। फिर उसी के साथ सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फोम, नेम द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फोम। ये कौन है ब्लैक कलर का, कॉपर ऑक्साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, कॉपर, मींस जो सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए वो कौन है, कॉपर, और जो हमारे पास में हमारा ब्लैक कलर का सब्सटेंस आया है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड। अगर इसको बैलेंस करें, कॉपर एक, ऑक्सीजन 2, तो 2 ऑक्सीजन और कॉपर 2, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनी, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2COO। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम लोग लोहे की चीज़ों पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। हम सबको पता है हवा के अंदर ऑक्सीजन है, हवा के अंदर एसिड है, सोल्ट्स हैं और मॉइस्चर भी है। ये जब हमारी आयरन के ऊपर अटैक करते हैं तो आयरन पर अटैक करने की वजह से ये वहाँ पर रस्टिंग शो कर देते हैं। आयरन पर मॉइस्चर अटैक कर देता है जिसकी वजह से रस्टिंग हो रहा है ना बच्चे, ये रस्टिंग हो गया, ये रस्ट बन गई। तो ये जो रस्ट बनी इससे आयरन कमजोर होगा, आयरन डिग्रेड फॉर्म में चला जाएगा, आयरन टूटने लग जाएगा। तो उससे बचाने के लिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को आयरन पर पेंट करना होता है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। खाने की वो वाली चीज़ें जो तेल में बनी हुई हैं उन चीज़ों को नाइट्रोजन के साथ फ्लश क्यों करा जाता है। देखिए जो नाइट्रोजन है वो हमारे ऑयल के साथ में रिएक्ट नहीं करती, नो रिएक्शन शो करती है, पर जो ऑक्सीजन है वो ऑयल के साथ में रिएक्शन शो करती है। इसी वजह से जब ऑयल ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, खाने वाली वो चीज़ें जो ऑयल की बनी हुई हैं, जब वो हमारी ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो एक प्रॉपर्टी शो करती है जिसको रेंसिडिटी बोला गया है। और रेंसिडिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिससे खाना खराब हो जाता है, खाना डिकम्पोजिशन की तरफ मूव करता है, खाने के अंदर स्मेल हो जाती है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज से, इन सब कमियों से बचाने के लिए उसको नाइट्रोजन के साथ फ्लश किया जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट से हमारे खाने को दूर रखते हैं और खाने को दूर रखने की वजह से हमारा खाना लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट रहता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि रेंसिडिटी क्या है और कोरिजन क्या है। कोरिजन क्या है, मेटल की जब मॉइस्चर के साथ रिएक्शन हो जाती है और मेटल डिग्रेड फॉर्म में चला जाता है उसे कोरिजन कहा जाता है। एंड अभी जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन की रिएक्शन जब ऑयल के साथ हो जाती है और खाना स्पॉइल हो जाता है उसे रेंसिडिटी कहा गया। देखिए मेटल की रिएक्शन मॉइस्चर के साथ तब मेटल डिग्रेड होगा, इसी को क्या कहा, कोरिजन। एंड जब ऑक्सीजन के साथ ऑयली फूड रिएक्ट करता है
तब क्या होगी, रेंसिडिटी, जिससे क्या होगा, हमारा फूड खराब होगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और उसकी जो स्मेल है वो भी खराब हो जाएगी। आई होप क्लास आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप लोग थक चुके होंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आज आप लोगों ने सच में बहुत ज़्यादा मुझ पर ये एज एन उपकार किया है कि आप लोग इस वीडियो को एज इट इज़ सुन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एडिटिंग करना बहुत टफ था। आपको लंबी होने की वजह से वीडियो के अंदर नॉइस को, बाइक्स को, इन सबको ध्यान में रखते हुए इग्नोर मारना पड़ा है। पर सीरियसली आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं क्योंकि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से कवर कर लिया। ये वीडियो हमारे एनसीईआरटी चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चंस को कंटेन करती है जिनके सॉल्यूशंस आज करवाए गए हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू क्लास।